टू गौतम ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम लोग बायो का डाइजेस्टिव जो लेसन था उसका सेकंड पार्ट आज मैं लेकर के आया हूँ। सेकंड पार्ट जो है वो मैं आज बताऊँगा, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग क्या क्या चीज़ देखें कि इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भाग में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट पार्ट था एलिमेंट्री कैनल एंड सेकंड पार्ट है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस में एलिमेंट्री कैनल के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें को ध्यान में रखते हुए उसको देखा कि क्या क्या है। एलिमेंट्री कैनल को चार भाग में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट पार्ट था आपको बकल कैविटी, सेकंड पार्ट था आपको ऑसियोफेगस, थर्ड पार्ट था स्टमक और फोर्थ पार्ट था इंटेस्टाइन को भी दो भाग में बांटा गया, एक स्मॉल इंटेस्टाइन में और सेकंड लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इसका एलिमेंट्री कैनल के बारे में हम लोग कुछ जानकारी को हम लोग ले लिए थे। सेकंड पार्ट है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी लेने से पहले एक बार हम जो बतलाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो एलिमेंट्री पार्ट है उसमें सबसे पहला जो बकल कैविटी आता है उसमें टिथ होते हैं। हम लोग इस चीज़ को जानकारी दिए थे। उसके बाद में फिर टंग भी होते हैं। ये दोनों जो है क्या करता है कि भोजन को, टिथ जो है वो भोजन को चबाने का काम करता है और टंग जो है वो भोजन को सानने का काम करता है, ठीक है। और माउथ में जो है वो सलाइवरी ग्लैंड होता है जिसके बारे में हम लोग एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में पढ़ेंगे। और सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो भोजन को मिक्स करता है और वहाँ से वो प्रोसेस चलता है डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में भोजन कहाँ जाता है? ऑसियोफेगस में। ऑसियोफेगस के बारे में भी हम लोग देखें कि ऑसियोफेगस जो है वो सिर्फ भोजन को स्टोमक तक पहुँचाने का काम करता है। हम पहले भी बतलाए हैं कि जितने भी ऑर्गन्स है तो उसका फंक्शन जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि उसका आखिर कार्य क्या है। ऑसियोफेगस के बाद भोजन जो है वो स्टमक में जाते हैं। टीथ के बारे में हम लोग देखें कि टीथ जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। इंसिजर्स है, कैनिन है, मोलर है, प्री मोलर है, ठीक है, और कितने कितने होते हैं, ये सभी के बारे में हम लोग जानकारी देकर। उस बार एक चीज़ छूट गया था कि टीथ के ऊपर एक पदार्थ मौजूद होता है जिसे हम लोग एनामेल कहते हैं। क्या कहा जाता है? एनामेल, यानी कि दांत के ऊपर एक पदार्थ मौजूद होता है जिसे हम लोग एनामेल कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि एनामेल जो है वो शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है, ठीक है, जो कि दांतों के ऊपर ये मौजूद होता है। तो ये था बकल कैविटी के बारे में। और सेकंड पार्ट ओसियोफेगस के बारे में बतलाएं कि भोजन जो है वो ओसियोफेगस के थ्रू वो स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में हम लोग ये चीज़ जाने कि भोजन जो है वो कम से कम 4 घंटे तक रहता है। और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लिए कि इसमें जो है वो बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस हैं, फिर HCl है, ये सभी मौजूद हो करके और भोजन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद में भोजन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं, ठीक है। जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ फिर वो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद में वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एनएस के द्वारा बाहर हो जाता है और डाइजेशन प्रोसेस सॉल्व होता है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि ये भोजन जो है वो इतने सारे ऑर्गन से और इतने सारे प्रोसेस से जब वो गुजरता है तो उसके साथ साथ जो सलाइवरी जो ग्लैंड होते हैं या जो हार्मोन्स होते हैं वो सभी मिलकर के किस तरीके से पाचन में मदद करते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड को जानने से पहले एक बार छोटा छोटा जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। छोटा छोटा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से 1 बाय 1 करके आता है और इसका ऑर्गन्स क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है सबसे पहले इंजेशन है, उसके बाद में डाइजेशन है, उसके बाद में एब्जॉर्बेशन है, उसके बाद में एजिमिनेशन है, फिर है डिफॉर्केशन है, ठीक है। तो सबसे पहले कि इंजेशन आखिर होता क्या है, तो भोजन को मुख में ले जाने का जो क्रिया होता है उसे हम लोग इंजेशन कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, भोजन को मुख में ले जाने का जो क्रिया होता है उसे हम लोग इंजेशन कहते हैं, और वहां से ही भोजन जो है वो पचना शुरू कर देता है। ये बहुत बढ़िया एक सवाल यहाँ पे होता है, दो तरह का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। इट मीन्स कॉम्पिटिटिव में भी ये सवाल आता है कि भोजन का पचना जो है वो शुरुआत कहाँ से होता है। तो भोजन का पचना जो है वो मौत से ही शुरुआत हो जाता है, और पूर्ण रूप से कहाँ पचता है, तो पूर्ण रूप से वो छोटी आंत में, इट मीन्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पच जाता है। ठीक है, तो भोजन को मौत में ले जाने का प्रोसेस जो है वो इंजेशन होता है, और वहाँ से डाइजेशन प्रोसेस चला जाता है। और अब है एब्जॉर्बेशन। जो भोजन पचता है, डाइजेस्ट जो होता है, वो पचे हुए भोजन का जो जूस होता है, इट मीन्स की जो रस होता है, उसको ब्लड तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग एब्जॉर्बेशन कहते हैं। ठीक है, जो बचे हुए भोजन उसके जो जूस जो होता है उसको जो ब्लड में जो पहुंचाया जाता है उसको एब्जॉर्बेशन कहते हैं। और एजिमिलेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है कि एब्जॉर्बेशन हुए पदार्थों के शरीर के लिए उपयोग में जो लाया जाता है, यानी का जो पदार्थ एब्जॉर्बेशन जो हुआ उस पदार्थ को शरीर के उपयोग में जो लाया जाता है उसको हम लोग एजिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, और डिफॉर्केशन इट मीन्स कि मल परित्याग का जो प्रक्रिया जो चलता है, क्रिया चलता है, ठीक है, उसे हम लोग डिफॉर्केशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया डिफॉर्केशन। तो ये अभी हम लोग डाइजेशन का प्रोसेस हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है वो कौन कौन है। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो सबसे पहला माउथ, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं माउथ के बारे में। सेकंड पार्ट में है ओसियोफेगस, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। इट मीन्स के आहार नाल, जहाँ से भोजन यहाँ से वो गुजरता है। उसके बाद में है स्टमक में पहुँचता है। ठीक है, उसके बाद में है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ के पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है। उसके बाद में है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हो गया ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब हम लोग सेकंड पार्ट में चलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन का एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में। इसका भी दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला है एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड और दूसरा पार्ट है इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड। या फर्स्ट पार्ट उसको भी आप कर सकते हैं, सेकंड पार्ट इसको भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी कि दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है। हम सबसे पहले एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में देखते हैं कि आखिर एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड ये है क्या। एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड को तीन भाग में बांटा गया। सबसे पहला है सिलेवरी ग्लैंड, उसके बाद में है पैनक्रियाज, उसके बाद में है लीवर। ठीक है जी, सिलेवरी ग्लैंड को तीन भाग में डिवाइड किया गया। एक है सबलिंगुअल ग्लैंड, सेकंड है सबमैक्सिलरी ग्लैंड, और थर्ड है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो सिलेवरी ग्लैंड है उसका जो फर्स्ट पार्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये कहाँ मौजूद होता है। तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो जीभ के दोनों ओर होता है, यानी टंग के एक साइड इधर और एक साइड इधर। ठीक है, ये हुआ सबलिंगुअल ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होता है ये निचले जबड़े के मध्य में मौजूद होता है, यानी का जबड़ा जीभ के नीचे और जबड़े के पास में, यानी नीचे वाले जबड़े के पास में ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है। थर्ड है पैरोटिड ग्लैंड, ये कान के नीचे होते हैं। ठीक है, हम लोग सिलेवरी ग्लैंड जो होता है वो तीन भाग में बटा हुआ रहता है। सबसे पहला सबलिंगुअल ग्लैंड, सेकंड में है सबमैक्सिलरी ग्लैंड, और थर्ड में है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो जीभ के दोनों ओर रहता है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है वो निचले जबड़े के मध्य में ही मौजूद होता है, और पैरोटिड ग्लैंड जो है वो कान के नीचे होती है। ठीक है, अब क्या है कि यही जो यहाँ से सिलेवरी ग्लैंड जो निकलता है इसमें पाचन का जो क्रिया है वो शुरू कर देता है, क्योंकि है तो ये माउथ में, बकल कैविटी में ही ये मौजूद होता है। और जब भोजन जैसे ही हम लोग माउथ में लेते हैं, मुंह में भोजन जाता है, इट मीन्स की इंजेशन प्रोसेस जैसे शुरू होता है, सिलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और पूरा वो भोजन को मिक्स करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पैनक्रियाज के बारे में कि पैनक्रियाज क्या है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है
इट मीन्स कि शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो हम लोग लीवर के बारे में जानते हैं, और शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो पैनक्रियाज है। ठीक है, शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? तो पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में भी बताया है कि ये कहाँ पे मौजूद होता है। यह जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है, और इसके बारे में हम लोग ग्लैंड का जो वीडियो मैं बनाया हूँ तो उसमें भी मैं बतला दिया हूँ कि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये दोनों प्रकार का ग्लैंड है। ठीक है, जब ग्लैंड के बारे में हम पढ़ा रहे थे तो उसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, जिसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में बताए थे, तो मिक्स्ड ग्लैंड में ही ये उदाहरण था पैनक्रियाज का। इसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पैनक्रियाज, इसके बीच पीले रंग की सेल मौजूद होती है। पैनक्रियाज के बीच में जो है एक येलो टाइप का सेल जो है वो मौजूद होता है, जिसे हम लोग लैंगरहार्स्ट की द्वीप कहते हैं। ठीक है, और पैनक्रियाज जो है वो यू आकार वाले जगहों में खुलता है। पैनक्रियाज एक मीन्स की स्टोमक के पास में जो यू आकार का जो शेप होता है वहां पे ही ये पैनक्रियाज खुलता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि पैनक्रियाज से बहुत सारे एंजाइम निकल रहे थे। ठीक है, बहुत सारा एंजाइम निकल रहा है, ये पैनक्रियाज से एंजाइम निकलता है। हम लोग ये सारे के सारे जो भी एंजाइम है, इस एंजाइम के बारे में देखेंगे कि ये एंजाइम का फंक्शन क्या है और ये किसको किस तरीके से ये तोड़ रहा है। ठीक है, किसको किस तरीके से ये चेंज करता है, बदलता है, सो देखेंगे। तो सबसे पहला पैनक्रियाज से जो एंजाइम जो निकल रहे हैं वो कौन कौन है? सबसे पहला है ट्रिप्सिन। ठीक है, अब ट्रिप्सिन जो है इसका काम क्या है? तो ट्रिप्सिन ये प्रोटीन और पेप्टोन, ये दोनों को, यानी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में और पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल देता है। ठीक है, इसमें एक बात और भी बतला देते हैं कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो है वो उसे हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो एमिनो एसिड। उसके बाद में है एमाइलेज। एमाइलेज ये क्या करता है? ये स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। यानी एमाइलेज का काम क्या है? एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। उसके बाद में है इरेप्सिन। ये सभी पैनक्रियाज से ही सेक्रेट हो रहा है। इरेप्सिन जो है ये शेष प्रोटीन जो प्रोटीन बचा हुआ है वो प्रोटीन और पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल देता है। यहाँ पे हम लोग देखें, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल रहा है। कौन बदल रहा है? तो ट्रिप्सिन। ठीक है, इरेप्सिन का काम क्या है कि जो शेष प्रोटीन जो बच गया, जो नहीं बदल पाया, उसको शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन ये दोनों को लास्ट में एमिनो एसिड में ही बदल देता है। इसलिए हम बतलाया कि एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में आता है। ठीक है, उसके बाद में है माल्टेज। माल्टेज का काम क्या है कि ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेज का काम क्या है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद में है सुक्रेज। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलता है। ध्यान दीजिएगा कि सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलता है। थोड़ा सा इसे याद करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 5 बार 6 बार अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। ये इन सभी चीज़ों को रट कर याद नहीं करना है, बस 1-2 बार वीडियो आप लोग देखिए और इसको फिर जो मैं पैकेज जो देता हूँ उस पैकेज को 2 बार 3 बार करके पढ़ लीजिए। ये सारा का सारा जो है वो माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में बदलता है। ठीक है, लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में बदलता है। उसके बाद में है लास्ट में लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है? तो लाइपेज जो एंजाइम जो निकलता है ये इमल्सिफाइड वसा को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में चेंज कर देता है। क्या करता है? लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड वसा को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में बदल देता है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
ये कहीं ना कहीं 1 या 2 करके इस तरीके का ये क्वेश्चन जरूर है कि पूछ देता है। डायरेक्ट आपसे इस तरीके से सवाल कर देगा कि प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड में बदलाता है, तो उसको कौन बदलता है। इस तरीके से 4-5 ऑप्शन दे देंगे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, रिप्सिन। तो ऐसा करके आपसे यहाँ पे सवाल किया जाएगा। इसलिए सारा का सारा एक जगह हम लिख चुके हैं, ठीक है। और इसको बस 4 बार 5 बार इसको पढ़िएगा तो ये माइंड में बैठ जाएगा। तो ये था पैनक्रियाज से जो भी एंजाइम जो निकल रहे थे उसके बारे में, और ये सारे एंजाइम जो निकल रहा है उसका फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल को किस तरीके से बढ़ाता है, किसको कैसे किस चीज़ में वो बदल रहा है, इसके बारे में हम लोग देखें, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट ग्लैंड यहाँ पे बचा हुआ है एक्सटर्नल ग्लैंड में, लीवर के बारे में। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। हम लोग जानते हैं कि लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में ये आता है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन था, तो पैनक्रियाज। एक बार देखिए, लीवर जो है वो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे फर्स्ट में लिखें, ठीक है, कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। और लीवर का जो कवरेज भाग है, यानी कि लीवर के चारों तरफ एक झिल्ली से लीवर जो है वो घिरा हुआ रहता है, उस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। लीवर किस झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, इट मीन्स कि कौन सा मेम्ब्रेन होता है, तो उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिटोनियम, ठीक है। और लीवर होता है कहाँ, तो डायफ्राम के जस्ट पीछे होता है। अब हम लोग थोड़ा सा डायफ्राम के बारे में भी देख लेते हैं कि डायफ्राम आखिर होता क्या है। तो डायफ्राम जो है वो फेफड़े के नीचे वो बना हुआ होता है, इस तरीके से ये फेफड़ा होता है, और यहाँ पे ये इस तरीके से डायफ्राम मौजूद होता है, ठीक है। और इसी के जस्ट डायफ्राम के पीछे जो है वो लीवर मौजूद होता है। तो हम लोग 3 पॉइंट देखें, और चौथा पॉइंट पे ये चीज देखेंगे कि इससे पीत रस निकलते हैं। पीत रस कहने का मतलब बाइल जो है वो निकलते हैं। बाइल का यहाँ पे हम लोग फंक्शन देख लेते हैं कि बाइल जो है वो पीता, यानी का पीत जो है वो किस तरह का होता है, वो हरे कलर का होता है, ठीक है। पीत का कलर जो है वो हरा होता है, और पीत जो है वो पित्ताशय में बनता है और निकलता है कहाँ से, तो लीवर से वो निकलता है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल है कि गौर करने वाली बात है। और यहाँ से सवाल बहुत सारे एग्जामों में, बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछता है कि पीत जो है, इट मीन्स कि बाइल जो है वो कहाँ बन रहा है, तो पित्ताशय में वो बनता है, और निकलता है कहाँ से, तो लीवर से वो निकलता है, ठीक है। पीत कहाँ बन रहा है, तो पित्ताशय में बनता है, निकल रहा है कहाँ से, तो लीवर से निकल रहा है। और ये किस कलर का होता है, तो ये हरे कलर का होता है। ये इसका काम क्या है, तो ये भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायता भी प्रदान करता है। मतलब यूँ समझिए कि भोजन के साथ में ये मिक्स हो जाता है और उसको पचाने का काम करता है, ठीक है। जब इंसान लंबे समय तक अगर भोजन नहीं करता है, इट मीन्स के 5 घंटा 6 घंटा तक अगर वो भोजन नहीं करे, या फिर ये जो सिस्टम है ये उसके साथ अगर 1 दिन 2 दिन अगर ज़्यादा हो भी जाता है कि 1 दिन 2 दिन तक वो अपने टाइम से अगर भोजन नहीं लेता है, तो समस्या क्या होता है कि ये पीत तो अपने समय पर निकलता ही है। जब भी मनुष्य का भोजन लेने का समय होता है, तो उस समय पे वो पीत जो है वो निकलता है और भोजन के साथ वो मिलना चाहता है। अगर वो भोजन ना लिया तब क्या होता है, पीत जो है वो निकल करके वो यहाँ पे जमा होता है, जिससे कि पेट में, इट मीन्स कि स्टमक में जो है वो अपना काम करते जाता है, क्योंकि है तो उसमें HCl होता है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेट में लहर भी पैदा होता है, और जिसके कारण से जब कभी वोमिटिंग भी यदि होता है तो उसमें ग्रीन पार्ट जो है वो निकलता है, उसी को हम लोग पीत कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि बाइल कहा जाता है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं लीवर के बारे में कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, और लीवर किस चीज से घिरा हुआ है, तो पेरिटोनियम झिल्ली से, यानी का पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ है, और डायफ्राम के पीछे होता है। डायफ्राम हम लोग देख लिए कि फेफड़ा के जस्ट नीचे मौजूद होता है, और पीत रस यहाँ से निकल रहा है, लीवर से जो है वो पीत रस निकलते हैं। अब हम लोग लीवर का काम देखेंगे कि लीवर का काम क्या क्या है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी सवाल जो है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहा है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलने का काम कर रहा है, तो लीवर, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में हेपारिन, तो हेपारिन के बारे में मैं बता दूं कि हेपारिन एक तरह का ये एंजाइम है जो कि हेपारिन का यहाँ से स्त्राव होता है, ये शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, हेपारिन क्या करता है कि शरीर के अंदर जो है वो ब्लड नहीं जमने देता है। अब जैसे इसके एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं कि जब मांसाहारी जीव अगर किसी जीव को यदि खाते हैं तो उसके बॉडी से तो ब्लड बाहर निकलता है, और ब्लड जब बाहर निकलेगा तो वो तुरंत जमना भी स्टार्ट होगा, जमने लगेगा। और अगर ब्लड जम जाएगा तो वो जीव खाएगा कैसे या उसको ब्लड को पिएगा कैसे। तो होता क्या है कि जब एक बॉडी से जब ब्लड निकल रहा है और जो मांसाहारी जीव जो खा रहा है उसके माउथ में जैसे ही पहुंचता है तो हेपारिन मौजूद होता है, जिसके वजह से ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है, ठीक है। इसलिए हेपारिन का काम है कि ब्लड को क्लॉट नहीं करता, उसको लिक्विड बनाए हुए रखता है। इसके जस्ट अपोजिट वर्क जो है वो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का, एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है जो कि प्रोटीन का यहाँ से स्त्राव करता है। लीवर जो है वो फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन को सिक्रेट करता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का काम क्या है, ये ब्लड जब बाहर निकलता है, अगर कट छट जाता है ब्लड जब बाहर निकलता है तो यहाँ पे ब्लड को जमने में मदद करता है। एक बार फिर से, हेपारिन जो है वो बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको नहीं जमने देता है, उसको लिक्विड अवस्था में बनाए हुए रखता है। और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है वो शरीर से अगर ब्लड बाहर आता है तो उसको जमने में मदद करता है। अगर थोड़ा देर के लिए उसको छोड़ दिया जाए तो फाइब्रिनोजेन उसको तुरंत भर में जमा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लीवर का काम एक ये भी है कि ब्लड के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ठीक है। लीवर का काम क्या है कि ब्लड के टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है, और साथ में विटामिन ए को सिंथेसिस के संश्लेषण करता है, और विटामिन सी और डी को संचय करने का काम भी करता है, ठीक है। तो विटामिन ए को संश्लेषण करता है यानी कि सिंथेसिस कर रहा है, और सी डी को संचय कर रहा है। ये हम लोग पढ़े लीवर के बारे में। तो एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोग पूरी जानकारी ले लिए। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये है, और फिर लीवर से ये यहाँ से, और फिर पैनक्रियास से जो एंजाइम जो निकल रहा है इसके बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में देख लेंगे कि इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है ये आखिर होता क्या है। तो वैसा पाचक ग्रंथि जो आहार नाल के दीवार पर होते हैं, हम पहले भी बताए थे कि ऑसियोफेगस जो होते हैं यानी आहार नाल, इसका कार्य क्या है, तो मौत से जो भोजन होता है उसको स्टोमक तक ले जाना, ठीक है। अब लेकर के जाएगा कैसे, तो क्या है कि जो ऑसियोफेगस है उसके दीवार बहुत चिकना होते हैं, इसलिए कि क्योंकि उस पे म्यूकस ग्लैंड मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ऑसियोफेगस उसे कहा जाता है, यानी का मौत से लेकर के बिल्कुल स्टोमक तक जो ऑर्गन है वो सभी ऑसियोफेगस में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड भी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी है, और भी ग्लैंड मौजूद होते हैं। तो म्यूकस ग्लैंड के कारण जो है वो भोजन ऑसियोफेगस से बहुत आराम से वो स्टोमक में पहुंच जाता है। तो आज हम लोग देखें एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, और प्रोसेस भोजन का कैसे कैसे वो डाइजेशन का प्रोसेस है उसके बारे में देखें, और डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग देखें, ठीक है। हमारे द्वारा दिया गया जो पैकेज है उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, और कुछ और भी याद करने का पॉइंट भी उसमें दिया गया है, इसलिए ये वीडियो को अच्छे ढंग से सुनिए, 2 बार 4 बार उसको सुनिए, और हमारा जो दिया हुआ गया पैकेज है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, और बुक जो है वो हमेशा पढ़ते रहिए, ठीक है। बुक को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, बुक जितना ज़्यादा पढ़िएगा आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा, और जो बुक से इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको पैकेज से याद करने में आसान होगा, उसको पढ़ने में आसान होगा,
और किस तरीके से आंसर फ्रेमिंग करना है, इसके लिए भी आपको पैकेज से बहुत आसान हो जाएगा। और रही बात सारा का सारा चीज़ को समझने के लिए, तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये पूरा एंड हो गया। नेक्स्ट हम लोग जैविक प्रक्रिया में जो जैविक प्रक्रिया जो था उसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम था, फिर एक्सपायरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद में सर्कुलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।